आज से हम शुरू करने वाले हैं समाकलन का अनुप्रयोग, है ना। और समाकलन के अनुप्रयोग में हम दम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले हम जानेंगे कि जो समाकलन के अनुप्रयोग में वक्र बनता है उस वक्र का ग्राफ कैसे बनाना होगा, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना होता है। तो पहला कंडीशन ये होगा अपना कि सममित, जो हमारा ग्राफ है वो सममित है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, मूल बिंदु तथा मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। कहने का मतलब है कि जो अपना ग्राफ है वो मूल बिंदु से जाएगा वो या मूल बिंदु से नहीं जाएगा। तीसरा है कि अक्षों के साथ प्रतिच्छेद बिंदु। क्या जब हम ग्राफ बना रहे हैं वक्र का तो वो अक्षों को प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा, और साथ ही कुछ अन्य बिंदु भी हम ज्ञात करेंगे ताकि कि ग्राफ बनाया जा सके। वह क्षेत्र जहां वक्र का कोई भाग नहीं होता है। तो क्या होता है कि जब हम वक्र का क्षेत्रफल बनाते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं, तो हो सकता है कि वो सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में बने, तो वो दूसरे तीसरे और चौथे चतुर्थांश में उसका कोई भी हिस्सा नहीं जाता है। तो ये सब पता करने के लिए सीखेंगे कि वह क्षेत्र जहाँ वक्र का कोई भी भाग नहीं है। फिर वक्र की प्रकृति क्या है। वक्र की प्रकृति कहने का मतलब कि x का मान अगर आप बढ़ा रहे हो तो y का मान बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ इस तरीके से। अधिकतम तथा न्यूनतम मान। जब आप वक्र बनाते हो तो अधिकतम और न्यूनतम मान की भी चर्चा होती है ग्राफ बनाने में, तो उसके लिए भी हम जानेंगे कि क्या अधिकतम मान है और क्या न्यूनतम मान है। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके सभी बिंदुओं को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। चलें शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सममित क्या है ना। कैसे जानेंगे कि कौन सा ग्राफ सममित है और कौन सा ग्राफ सममित नहीं है। तो सिंपल सा बात है, यदि किसी रेखा के दोनों ओर किसी वक्र की आकृति एक जैसी हो तो उस वक्र को उस रेखा के सापेक्ष सममित कहा जाता है। क्या है कि आप ऐसा समझो कि ये अपना x अक्ष और ये y अक्ष है। तो क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि अगर ऐसा समझा कि जाए कि इधर से ये कोई एक ग्राफ गया और हूबहू ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक। यानी कि जैसा कि ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। तो हम बोलेंगे कि जो ये ग्राफ है, मान लो कि y बराबर एफ एक्स का, ये जो अपना y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है वह x अक्ष के सापेक्ष सममित है। किसके सापेक्ष? x अक्ष के सापेक्ष। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी रेखा, तो x अक्ष रेखा है और इसके दोनों ओर, ठीक है, के दोनों ओर किसी वक्र की आकृति एक जैसी हो, ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे है, तो उस वक्र को उस रेखा के सापेक्ष सममित कहा जाता है। कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम ऐसा ले लें और एक ऐसा ग्राफ बोल दिया जाए, बना दिया जाए, y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं इसको भी, ठीक। तो क्या ये सममित है? बिल्कुल सममित है, क्योंकि जैसा y अक्ष के दाएं तरफ है वैसा y अक्ष के बाएं तरफ भी है, तो इसको बोलेंगे सममित। तो सममित में क्या है कि जैसा एक साइड है वैसा ही दूसरे साइड होगा, तो हम बोल देंगे कि ये सममित होता है, ठीक है। तो क्या है ना, सममित को मुख्य रूप से 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार से हम सममित की पहचान कर सकते हैं, तो एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। तो पहला है एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित। मतलब कि कौन सा ग्राफ एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा उसको समझ लेते हैं। सिंपल सा बात है कि एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे की आकृति एक जैसी हो तो बोल देंगे एक्स अक्ष की सापेक्ष वो सममित है। ये आकृति हो तब, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो भैया समीकरण दिया जाएगा, तो समीकरण के लिए भी है कि यदि किसी वक्र के समीकरण में y के सभी घातांक यानी पावर सम हो, सम यानी सम संख्या, जैसे कि पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरीके का सम हो, तो वह वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। ध्यान रहे, x अक्ष के सापेक्ष सममित कब होगा? जब y के सभी, है ना, घातांक क्या हो? सम हो।
y के सभी घातांक, मतलब कि अगर एक समीकरण में एक y है तो उसका भी पावर सम हो, अगर 2 बार y का प्रयोग किया गया है तो दोनों का पावर सम हो। एक ही जरूरी नहीं है, कहने का मतलब हो सकता है किसी का, जैसे आप ऐसा समझो कि y का पावर 2 मिल जाए, फिर आपको ऐसा मिले कहीं कि y का पावर 6 मिल जाए, तो बस पावर सम होना चाहिए, ये स्थिति बनना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन y का पावर दोनों का सम होना चाहिए। अगर उनका पावर सम है तो बोलेंगे जो वक्र है वह x अक्ष के सापेक्ष सममित है। और ये तो आपको पता ही है कि x अक्ष के ऊपर और नीचे की आकृति एक जैसी होगी। अभी तो चर्चा हुआ कि अगर किसी रेखा के दोनों ओर, है ना, किसी वक्र की आकृति एक जैसी है तो वक्र उस रेखा के सापेक्ष सममित होता है, तो x अक्ष के सापेक्ष भी क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे y का जो पावर है एक सम संख्या है, यानी ये, है ना, x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो सर इसका ग्राफ कैसा बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये मूल बिंदु से टच कर लेगा, ठीक ना, ये मूल बिंदु से होकर ऐसे जाता है। ये जो समीकरण है ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का होता है। तो आप देख रहे होंगे कि x अक्ष के ऊपर जैसा आकृति है वैसा ही आकृति x अक्ष के नीचे भी बना है। तो इससे भी, आकृति से भी आप पहचान सकते हो कि ये किसके सापेक्ष सममित है, या अब आप समीकरण देख के भी बता सकते हो कि ये किसके सापेक्ष सममित है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है y का पावर 2 है और y का पावर 2 यानी कि सम संख्या है, तो सर ये भी x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, तो ये जो है ना ये वृत्त का, ठीक, वृत्त का समीकरण है। तो आप देख रहे होंगे कि x अक्ष के ऊपर जैसा है वैसे ही x अक्ष के नीचे, वो थोड़ा हाथ से बनाने में इधर उधर थोड़ा बना है तो ध्यान देंगे, है ना। और ये बिंदु जो होगा वो a0 का होगा, ये जो बिंदु होगा -a0 का होगा, ये 0 -a का होगा, और ये होगा 0 a का, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि अगर x अक्ष के सापेक्ष सममित कब होगा, है ना, सममित होने के लिए y का पावर एक सम संख्या होना चाहिए, या x अक्ष के ऊपर जैसा आकृति है वैसा ही आकृति नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि y अक्ष के सापेक्ष सममित कब होगा। ठीक है, तो वक्र के समीकरण में x के सभी घातांक सम हो, जैसे कि x के सापेक्ष वाले में y के सभी घातांक सम होने चाहिए थे, उसी तरीके से y अक्ष के सापेक्ष सममित के लिए x के, है ना, सभी घातांक सम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसमें x का पावर कितना है, 2 है, 2 एक सम संख्या है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ होगा वो y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि y अक्ष के दोनों ओर, दाएं और बाएं साइड, है ना, वक्र की आकृति एक जैसी होगी। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये अपना y अक्ष है, तो y अक्ष के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ एक जैसी ही आकृति बन रही है। और समीकरण से भी पता चल रहा है कि अगर x का पावर एक सम संख्या है तो ये y अक्ष के सापेक्ष ही सममित होगा। दूसरा एग्जांपल फिर से लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इससे पहले वाले में भी मैंने ले रखा था इसको, यानी ये जो है वो x के सापेक्ष भी होगा और y के सापेक्ष भी होगा। जैसा कि आप देख पाओगे कि अगर आप एक वृत्त बनाते हो केंद्र पे, ठीक, तो जैसा आकृति y के दाएं तरफ बन रहा है वैसा ही आकृति y के बाएं तरफ भी बन रहा है। और यहां से भी आप देख सकते हो कि x का पावर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये है सर कि एक आकृति x अक्ष के सापेक्ष भी हो सकता है और y अक्ष के सापेक्ष बिल्कुल हो सकता है। बस
देख लो, जब x का, इसमें जितने बार भी x का प्रयोग किया जाएगा हर एक बार x का पावर एक सम संख्या होना चाहिए। अगर x का पावर हर एक बार सम संख्या है तो हम बोलेंगे वो y के सापेक्ष सममित है, यानी y के दाएं तरफ और बाएं तरफ का आकृति एक जैसा होगा। अगर y भी है तो x के लिए बोल देंगे कि सममित है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, है ना। सममित होने के लिए अगला जो कंडीशन है वो है कि रेखा y बराबर x के सापेक्ष सममित, कि रेखा x बराबर y के सापेक्ष सममित कब होगा। वक्र के समीकरण में x तथा y को परस्पर बदल लिया जाए, कहने का मतलब जहां x है वहां y पुट करो, जहां y है वहां पर x पुट करो। बदलने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, मतलब वक्र का समीकरण नहीं बदल रहा है, तो वो वक्र रेखा x y बराबर x के सापेक्ष सममित है। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पता ही है कि ये वृत्त का समीकरण है। अब क्या करो कि जहां x है वहां पर y पुट कर दो और जहां y है वहां पर x पुट कर दो। फिर भी कोई परिवर्तन आया, पहले भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, अब भी आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए है। तो इस कंडीशन में, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो समीकरण है, जो हमारा वक्र है वो y बराबर x के सापेक्ष सममित है। सर ये y बराबर x क्या है, तो आप समझो कि पहला नंबर बात y बराबर x क्या होता है। तो आप ऐसे एक ग्राफ खींचते होगे, ऐसे, है ना, ये सरल रेखा है, मान चलते हैं ये मूल बिंदु से होकर जाती है और ये यहाँ पर धनात्मक x के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। इस पे जो बिंदु होता है वो 0 0 होता है। मान लो यहाँ पर मिलेगा 1 1 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा तो 2 2 मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं x बराबर y, यानी इस वाले रेखा पर x और y का जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर होगा, यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो इसको पहले बोलते हैं रेखा x बराबर y। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लो। तो आप जब बनाते हो तो सपोज कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो नियम के अनुसार हमने ये भी पढ़ा है कि किसी रेखा के दोनों तरफ अगर आकृति एक जैसा है तो बोल देंगे उस रेखा के सापेक्ष सममित है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अपना रेखा है y बराबर x, इसके इस साइड ऊपर की ओर और इसके नीचे की ओर की आकृति एक जैसी है, तो भैया हम बोल सकते हैं कि इसके सापेक्ष सममित है। ये तो आकृति देखकर बता सकते हैं, और समीकरण से हमको क्या करना है कि समीकरण से इस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारा जो x है वहां पर y पुट कर देंगे और जो y है वहां पर x पुट कर देंगे। अगर अपरिवर्तनशील रहा, समीकरण अपरिवर्तनशील रहा, तो बोल देंगे कि वह रेखा y बराबर x के सापेक्ष सममित है ना। सममित होने की जो अगली कंडीशन है वो है विपरीत चरणों में सममित। विपरीत चरणों कहने का मतलब है चतुर्थांश, है ना, कि अलग अलग फिगर जो है अलग अलग चतुर्थांश में बन सकते हैं और वो तब भी सममित होगा। कंडीशन क्या है कि वक्र के समीकरण में x के स्थान पर -x तथा y के स्थान पर -y रखने पर वक्र का जो समीकरण है अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, तो विपरीत चरणों में सममित होगा। कहने का मतलब फिर से वही समीकरण लेते हैं अपना, याद होगा आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप x के जगह पे -x और y के जगह पे, ठीक, -y रख लो, तो इसका जो वैल्यू आएगा फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी जो पहले था वही अभी भी है। इसका मतलब ये अलग अलग चतुर्थांश में देखा जाए तब भी ये सममित ही होगा। आप देख सकते हैं जब आप ग्राफ बनाते हो तो इस वाले में एक जैसा है, इस वाले में एक जैसा है, तो ये अलग अलग चतुर्थांश में एक जैसा होता है। दूसरे एग्जाम्पल से भी बात कर लेते हैं कि मान लो आपको दे दिया गया एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप x के जगह पे -x और y के जगह पे -y रखोगे तब भी ये x y बराबर x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, सॉरी, ए स्क्वायर होगा ना।
ठीक, तो ये भी क्या बनेगा, अलग अलग चरणों में इसका भी क्या है, ग्राफ सममित होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देख सकते हैं, ये अलग अलग चरणों में एक जैसे हैं। तो ध्यान रखें, सममित होने के लिए अगर कोई ग्राफ या कोई वक्र का ग्राफ जो भी है वो किसी रेखा के सापेक्ष हमें सममित ज्ञात करना है, तो रेखा के दोनों तरफ जो आकृति होगा वो एक जैसा होगा। एक्स अक्ष के लिए क्या है, तो एक्स अक्ष के लिए उस समीकरण में, समीकरण के आधार पे बात बोले तो उस समीकरण में y का सभी घातांक सम होना चाहिए। y अक्ष के सापेक्ष सममित होने के लिए x का सभी घातांक सम होना चाहिए, ठीक है। और x बराबर y के लिए सममित यानी जो रेखा है x बराबर y, ठीक, उसके लिए सममित कब होगा, जब आप x के स्थान पर y को रख लो और y के स्थान पे x को रख लो, तब भी जो ग्राफ है, सॉरी जो समीकरण है वो अपरिवर्तनशील रहे, तो बोल देंगे कि वो रेखा एक्स वाई के सापेक्ष सममित है। विपरीत चरणों के लिए क्या है कि x के जगह पे आपको -x पुट करना है और y के जगह पे -y, और ये पुट करने के बाद भी अगर समीकरण वैसा ही रहे, समीकरण में कोई परिवर्तन ना आए, तो बोल देंगे कि ये जो वक्र है ये विपरीत चरणों में सममित होगा, है ना। तो सममित के बाद अगला बिंदु रहेगा अपना मूल बिंदु तथा मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। देखिए, मूल बिंदु कहने का मतलब है कि जब आप वक्र का ग्राफ बनाते हो तो उसका ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा या मूल बिंदु से नहीं जाएगा, इस बात की जानकारी निकालना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है ना। अगर आपको कोई समीकरण दे रखा है तो आपको पता करना है कि ये मूल बिंदु से जाएगा या मूल बिंदु से नहीं जाएगा। तो सिंपल सा बात है, आपको करना क्या है इसके लिए कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करना है हर बार क्या करोगे, x का मान भी 0 रखोगे और y का मान भी 0 रखोगे। अगर x का मान 0 रखने से और y का मान भी 0 रखने से आपका दोनों पक्ष बराबर हो जाता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाता है, तो बोलोगे कि वो मूल बिंदु से होकर जाएगा। अगर वो बराबर नहीं होता है, जैसा कि अभी क्या है कि बराबर नहीं है, 0 a स्क्वायर के बराबर नहीं है, जरूरी है कि बराबर हो, ठीक है। तो आप बोलोगे कि वो मूल बिंदु से नहीं जाएगा। जैसे आपको भी पता है कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है, तो मूल बिंदु यहाँ है, क्या ये लाइन मूल बिंदु से जा रही है, नहीं, तो ये मूल बिंदु से नहीं जाएगा, है ना। या आपको ऐसा दे दिया जाए कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, अब क्या करो, y का वैल्यू 0 ले लो और x का भी वैल्यू आप 0 ले लो, तो 0 बराबर 0, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से जाएगा, है ना। इसका जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से जाएगा, इस तरीके से सिंपल सा है कि मूल बिंदु से जाएगा या मूल बिंदु से नहीं जाएगा, इसकी चर्चा करना है। तो अगर आप x का मान और y का मान 0 लेते हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाता है, तो बोलोगे कि वो मूल बिंदु से जाएगा। अगर बराबर नहीं होता है तो बोलोगे वो मूल बिंदु से नहीं जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो इसके बाद आते हैं मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। सर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करें, तो अगर वो मूल बिंदु से जा रहा है तभी, है ना। अगर मूल बिंदु से नहीं जा रहा है तो स्पर्श रेखा कैसा है, अब यहाँ से अगर कोई लाइन मूल बिंदु से निकालोगे तो ये वृत्त पे स्पर्श रेखा थोड़ी कहलाएगा, नहीं, ये तो वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो स्पर्श रेखा तभी निकालना है जब वो मूल बिंदु से जा रहा है, तो जैसे ये मूल बिंदु से जा रहा है तो इसका स्पर्श रेखा आप ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा कि इसका स्पर्श रेखा क्या है, ठीक है। तो इसका जो स्पर्श रेखा है ये y अक्ष, आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्पर्श रेखा है ये y अक्ष है, ये y अक्ष जो है अपना इस वाले वक्र को मूल बिंदु पर स्पर्श करके निकल रहा है, यही तो है। तो ठीक है सर, ये तो ग्राफ से दिख रहा है, लेकिन हमें समीकरण बनाना है, समीकरण से कैसे करेंगे, तो अपने को क्या करना होता है कि समीकरण में जो पद या जो पद,
है ना, सबसे न्यूनतम घात का दिया हो, जैसे यहाँ पर दो पद है, इसमें न्यूनतम घात कितना है, यहाँ पर देखोगे तो इसका पावर 2 है और इसका कितना है, पावर है, तो न्यूनतम घात कितना है, ये वाला। तो इस वाले पद को जिसका घात न्यूनतम हो उस पद को 0 के बराबर कर लोगे, यानी इसके बराबर 0 रख लो, यानी x बराबर क्या आ जाएगा सर, x बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी इधर चले जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। जो कहते हैं ये इधर गुना में इधर है तो भागा में, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो x बराबर 0 आएगा। तो क्या पता चलता है, x बराबर 0। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर 0। आपको याद होगा y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0 का होता है ना, क्योंकि हर एक बिंदु पर x का वैल्यू क्या आता है, y अक्ष पर हर एक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया कि वाई स्क्वायर बराबर x इंटू 4a माइनस एक्स का क्या होगा, ठीक है, या एक दूसरा ले लेते हैं फिर से, या कुछ ऐसा दे दिया जाए आपको कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a, ऐसा कुछ दे दिया जाए, मतलब लिख देते हैं ऐसे, बस समझते हैं कि इसका स्पर्श रेखा कैसे अपने को निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या बोला, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए न्यूनतम घात वाले पद को लेना है। तो न्यूनतम घात वाले पद को लेने के लिए हम क्या करेंगे ना, गुना करा देते हैं 4ax माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर घात कितना 2, यहाँ पर घात कितना 2, यहाँ पर घात कितना 1, तो न्यूनतम घात कौन है, तो इसको हमें माइनस के बराबर कर लेना है, सॉरी 0 के बराबर कर लेना है ना, 0 के बराबर करना है और x बराबर 0, फिर से वही आया। इसके लिए बात करते हैं, है ना, इसमें न्यूनतम घात वाले को ले लेते हैं। यहाँ पर घात कितना है 1, यहाँ पर घात कितना है 1 और यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर जो है इसको इस तरफ लाए तो y प्लस 4x बराबर x का पावर 3। तो न्यूनतम घात वाले पदों को, जितना भी पद होगा सभी पद, तो इन दोनों का घात तो बराबर है, तो दोनों को ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर -4x है। याद रखें, न्यूनतम घात वाले सभी पदों को लेंगे, न्यूनतम पद को 0 के बराबर करके हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। लेकिन स्पर्श रेखा का समीकरण तभी ज्ञात किया जाएगा जब आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगा, और मूल बिंदु से होकर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, x बराबर 0 और y बराबर 0 जब आप पुट करोगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर, है ना, किसी वक्र के ग्राफ में अलग से अचर पद ना दिया गया हो, अलग से अचर पद कहने का मतलब आप ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें अचर पद है, ठीक है, लेकिन अलग से नहीं है। अलग से मतलब कि सिर्फ अचर वाला पद नहीं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, ये जो ए स्क्वायर ही अलग से है, इसमें किसी चर पद का साथ नहीं है, तो इसको हम अलग से बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया ऐसा कि y बराबर x प्लस 1, ठीक, y बराबर x प्लस 1 दे दिया गया, तो इसमें ये अलग से अचर पद आ गया। तो ऐसा समीकरण जिसमें अलग से अचर पद का प्रयोग नहीं किया जाता है वो मूल बिंदु से जाता है। अगर उसमें अलग से अचर पद जोड़ दिया गया है तो वो मूल बिंदु से नहीं जाता है। इसका मतलब अगर आपको ऐसा दे दिया जाए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें सर अलग से अचर पद जोड़ा गया है, यानी इसका जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से नहीं जाएगा। बात समझ में आया? तो अगला बिंदु है अक्षों के साथ प्रतिच्छेद बिंदु, कि अक्षों के साथ प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। अगर x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो तो क्या करना है, और y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो क्या करना है। सिंपल सा बात है, जब भी आपको x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो, ऐसा समझो कि ये अपना
एक्स अक्ष पे है। तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है तो आपको पता ही होगा कि उसका वाई निर्देशांक 0 होता है। यानी जब भी आपको एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, आप समीकरण में y बराबर 0 पुट करोगे। मान लो कि आपका जो है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। अब हमें एक्स अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें y बराबर 0 पुट कर लेंगे। तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बन जाता है। और ये द्विघात समीकरण है ना। आप इसे जब तोड़ोगे तो ये x प्लस 3 और x प्लस 2 में टूट जाएगा। यानी x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर हो जाएगा -2। यानी जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को -3 पर और -2 पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी जो अपना प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो होगा -3 0 और -2 0। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, यानी हमें y अक्ष पे चाहिए, तो इसका मतलब x का मान क्या होगा भैया, 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है तो x का मान 0 होगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण में जहां जहां भी x होगा ना, वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ऐसा समझते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर 1 हो, तो बताइए ये y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा। तो हमें y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, इसलिए x बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो हो जाएगा 0 बट्टा में ए स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर 1, या वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर 1, बी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप y बराबर क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस बी। ठीक है। यानी y का जो वैल्यू होगा वो प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। यानी प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेगा, 0 b और 0 माइनस बी। इस तरीके से याद रखिए, जब भी आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा, अगर आपको x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो समीकरण में y बराबर 0 पुट करोगे, और y अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो समीकरण में आप x बराबर 0 पुट करके वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है। अगला है वह क्षेत्र जहां वक्र का कोई भी भाग नहीं है। कोई भी भाग नहीं है मतलब कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में कहाँ उसका भाग शामिल नहीं होगा। जैसे मान लो कि हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके का, ये ग्राफ प्रथम में है, द्वितीय में है, चतुर्थ में, लेकिन तृतीय में नहीं है। तो ये पता करना कि इसका ग्राफ किस भाग में नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझो कि अगर आपको बोला जाए वाई स्क्वायर बराबर 4ax, है ना, का ग्राफ किस चतुर्थांश में नहीं होगा। ठीक है, कहाँ नहीं होगा। तो ऐसा समझो कि हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 0 के बराबर ले लें तो वाई स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा और y का मान 0 आ जाएगा। क्लियर। ये 0 जो है y का 0 वैल्यू हो सकता है, यानी वाई स्क्वायर का 0 वैल्यू हो सकता है। अब क्या करते हैं, हम x को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना। पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर हमारा जो है वो b ले लेते हैं। ठीक। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, 4ab ले लेंगे। तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही हम x का वैल्यू 0 से छोटा लेते हैं, यानी कि x बराबर अगर हम माइनस बी ले लें तो वाई स्क्वायर बराबर 4a माइनस बी, यानी वाई स्क्वायर बराबर -4a भी हो जाएगा। यानी स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आएगा। और आपको पता है किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता है। फिर से बोलता हूं कि किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता, यानी ये नहीं हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि x का वैल्यू
जब 0 से छोटा होगा तो ये नहीं बनता है, मतलब कि ये गलत हो जाता है। तो हमें सिर्फ 0 और 0 से बड़े मान के लिए x का वैल्यू जो होगा 0 या 0 से बड़े मान के लिए ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि 0 से छोटा वैल्यू x का जब हम 0 से छोटा वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए y हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। y एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब कि भैया इधर ग्राफ ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप x का मान तो निगेटिव मान लो -1 ले लिए, y का मान मिलेगा ही नहीं, y का मान आप ढूंढ ही नहीं पाओगे कि आप यहाँ पर एक बिंदु खोजोगे। लेकिन जैसे ही आप x बराबर यहाँ पर 1 लेते हो, मान लो आप x बराबर 1 ले लिए, ठीक है, तो 4a आ जाएगा। तो ये 4a कहीं इधर ही होगा, ठीक है। लेकिन -4a, वाई स्क्वायर का वैल्यू -4a, ये कहीं नहीं होता है, ये वास्तविक तल में नहीं मिलता, ये एक निगेटिव संख्या है, ठीक है। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि ये भाग में, यानी कि निगेटिव x की ओर इसका ग्राफ नहीं बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ कि आप निगेटिव x का वैल्यू जब आप निगेटिव लेते हो तो y एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ है निगेटिव है ना, x की तरफ ग्राफ नहीं बनेगा। जी सर, अगर इसी को हम इस तरीके से समझें, ठीक, कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। यानी इस बार अगर हम y का मान 0 से छोटा ले लें तो x बराबर जो आएगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो सर इसका ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ निगेटिव y की ओर नहीं बनेगा, इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, निगेटिव y की ओर नहीं बनेगा। सर क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ले लेते हैं वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तो हमें अगर आप x पॉजिटिव में रखोगे, x पॉजिटिव रखोगे, जैसे x 0 से बड़ा कोई संख्या रख लिए 1 2 3, तो ये निगेटिव होने लगेगा, यानी वाई स्क्वायर का मान फिर से तुमको निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव के लिए y जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। x अगर पॉजिटिव है तो y एग्जिस्ट नहीं करेगा, x यहाँ पर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तब जाकर वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों सर निगेटिव होना चाहिए? क्योंकि अगर ये निगेटिव लोगे और ये निगेटिव मिलकर क्या बना देगा, पॉजिटिव, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बनाएगा, निगेटिव, और वाई स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब ये है सर, इसका जो ग्राफ होगा x के पॉजिटिव वैल्यू की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि इधर नहीं जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ से हमें यही सीखना था कि वक्र का ग्राफ किस भाग में नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना कि वक्र की प्रकृति, वक्र का नेचर क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, हम क्या करते हैं x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। अगर हम x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान 2 आ रहा है। अगर हम है ना 2 अंडर रूट ए आएगा ना, 2 अंडर रूट ए। और अगर हम y का मान 4 लेते हैं तो सॉरी x का मान 4 लेते हैं तो y का मान जो होगा वो 4 अंडर रूट ए आएगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि x का मान बढ़ाने से y का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसी चीज का जांच करना वक्र की प्रकृति कहलाती है कि किसी एक के लिए हल करो, जैसे x का मान x के लिए हल करो या y के लिए हल करो, यानी x का मान पुट करते हो तो y का मान मिलेगा। तो अगर ऐसा होगा कि एक का वैल्यू रखने से, यानी कि x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू घटा रहे हो तो y का वैल्यू भी घट रहा है, या हो सकता है x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू घट रहा है, और x का वैल्यू घटा रहे हो तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इसी का जांच करना ना और उसका वक्र का नेचर कहलाता है कि वक्र का नेचर क्या है, कि x बढ़ाने से y बढ़ेगा या y घटेगा, x घटाने से y घटेगा या y बढ़ेगा, ठीक है। अब अगला क्या है कि अधिकतम और न्यूनतम बिंदु, है ना।
कि उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या है। तो सिंपल सा क्या है कि अभी कभी भी आपको y बराबर एक्स स्क्वायर मान लो कि -2x ऐसा कुछ करके दिया है, तो पहले आप उसका अवकलन निकालोगे और उसे 0 के बराबर करके x का मान निकाल लोगे, ठीक है। और फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकाल करके चेक करोगे अगर ये 0 से बड़ा है। याद रखें, अगर द्विकोटि का अवकलज निकालें और ये 0 से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं ये मिनिमम है, ठीक। और अगर ये 0 से छोटा आता है, निगेटिव आता है, तो बोलते हैं ये मैक्सिमम है। ध्यान रखें, इसे हमने पढ़ रखा है अवकलन के अनुप्रयोग के दौरान हमने इसका ये पढ़ा है, तो इसका थोड़ा सा आप रिवीजन जरूर कर लेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान के लिए, ठीक है। हमने एक प्रश्न लिया है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब का आलेख खींचे, ठीक है। हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी बातों को समझते हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या सममित है, ये किसके सापेक्ष सममित है। तो हम बात करते हैं पहले सममित, ठीक है। तो हमने बोला था सममित होने के लिए कि अगर y का घात मतलब y के प्रत्येक पद का घात सम हो तो वो x अक्ष के सममित होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y का जो घात है वो कितना है, 2 है, ठीक है। y का जो घात है वो 2 है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा x अक्ष के सममित बनेगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि y का घात जो है सम संख्या है, इसलिए ये पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो x अक्ष के सममित बनेगा। यानी कि जैसा x अक्ष के ऊपर ग्राफ होगा वैसा ही x अक्ष के नीचे ग्राफ होगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात ध्यान देते हैं कि ये मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं और इसका स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। तो मैंने बताया है कि अगर कोई अलग से अचर पद नहीं है तो बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से जाएगा। क्या आपको वाई स्क्वायर प्लस बराबर एक्स क्यूब में कोई अचर पद दिख रहा है अलग से? नहीं, यानी ये मूल बिंदु से जाएगा, यानी ये अपना मूल बिंदु से जाएगा, ठीक। या आप x और y का वैल्यू 0 0 रख कर के भी देख सकते हो, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, ठीक। सर अगर ये मूल बिंदु से जाएगा तो इसका स्पर्श रेखा क्या होगा। तो मैंने बोला था स्पर्श रेखा निकालने के लिए कि जिस पद का घात न्यूनतम हो उसको 0 के बराबर करो। इसमें किसका घात न्यूनतम है, y का, तो वाई स्क्वायर बराबर 0 यानी y बराबर 0, यानी y बराबर 0 कहने का मतलब क्या है, x अक्ष है ना, यानी इसका जो स्पर्श रेखा होगा वो क्या होगा, x अक्ष होगा, ठीक है। तीसरा बात ध्यान क्या रखना था, अक्ष पर प्रतिच्छेद है ना, अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि x बराबर 0 पुट कर लेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, यानी ये अक्ष पे प्रतिच्छेद करेगा लेकिन कहाँ सर, ये 0 0 पर करेगा, यानी मूल बिंदु पर ही करेगा, ठीक। अगर आप y बराबर 0 लेते हो तो एक्स क्यूब बराबर 0 आ जाएगा और x का विभाजन क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये x अक्ष और y अक्ष दोनों को सिर्फ मूल बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा और दूसरी जगह कहीं नहीं करेगा, ठीक है। चौथी बात है ना कि इसके कुछ अन्य बिंदु निकाल लेते हैं, मतलब इसी में समझते हैं कि कुछ अन्य बिंदु, जैसे कि अपने मन से ग्राफ बनाना है तो कुछ बिंदु चलते हैं, तो एक बिंदु तो हमारा 0 0 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या है, समीकरण वाई स्क्वायर बराबर एक्स का पावर 3 है, तो हम x का वैल्यू ले लेते हैं 1। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 1 का क्यू यानी वाई स्क्वायर बराबर 1, तो y का मान भी हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। y का मान भी 1 ले लेते हैं। फिर क्या है, फिर लेते हैं, देखिए निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये निगेटिव अपने को नहीं लेना है। वो पढ़े थे ना हम लोग कि किस हिस्से में उसका ग्राफ नहीं बनेगा, उससे उस समय वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, x बराबर अब हम 4 ले लेते हैं,
ठीक। तो x बराबर 4 लेंगे तो 4 का पावर 3 यानी कि 64, यानी y बराबर अपना कितना, वाई स्क्वायर बराबर 64 है। तो आप बोल सकते हैं कि y का जो वैल्यू है वो 8 होगा। आप ऐसे प्लस माइनस 8 भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे भी है, कुछ सीखना है, देखना है, इसलिए चलिए 2 बिंदु पर्याप्त है बनाने के लिए। अगला लेते हैं कि इसका ग्राफ किस क्षेत्र में नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि अगर आप x का वैल्यू निगेटिव लेते हो, क्या लेते हो, x निगेटिव लेते हो, जैसे आप -1 ले लिए, तो -1 ले लेंगे तो -1 का पावर 3 यानी वाई स्क्वायर बराबर -1। तो भैया स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो सिर्फ धनात्मक, x के धनात्मक साइड ही होगा, ऋणात्मक साइड नहीं होगा। फिर अगली बात ध्यान देने वाली कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है देख लेते हैं कि अगर आप x का मान देखोगे, x का मान आप बढ़ा रहे हो तो y का मान भी बढ़ रहा है। जैसे 0 0 1 रखे तो 1 आया, 4 रखे तो 8 आया, यानी कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। ठीक है, इतनी जानकारी पे हम ग्राफ बनाते हैं। चले, पहला नंबर ये ध्यान रहे कि इसका जो ग्राफ होगा वो x के निगेटिव साइड नहीं होगा, यानी इस साइड नहीं होगा, वो इस साइड ही होगा, यानी y अक्ष के दाहिनी ओर होगा, मूल बिंदु से जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से जाएगा और इसका जो वो है अपना स्पर्श रेखा, वो x अक्षीय स्पर्श रेखा होगा। चलिए क्लियर है। इसके बाद मान लो कि यहाँ पर बिंदु मिल जाए एक एक, तो नीचे भी वही बिंदु, क्योंकि ये x अक्ष के क्या है, सममित है, x अक्ष के सममित है। तो जैसा x अक्ष के ऊपर ग्राफ होगा वैसा ही x अक्ष के नीचे भी ग्राफ होगा। फिर अगला बिंदु क्या हो जाएगा, अगला बिंदु अपना हो जाएगा, एक एक ले लिए, 4 और 8 लेना है। तो मान लो कि यहाँ से ये 1, ये 2, 3, 4, यहाँ 4 लेते हैं तो 8 कहीं यहाँ पर लेना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है, बातों को समझते हुए कि कब क्या करना है, ग्राफ कब किधर जाएगा, किस क्षेत्र में ग्राफ बनेगा, किस क्षेत्र में ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल से शुरू करेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।